हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम उसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आपने न्यूमेरिकल सोल्व किए होंगे। आपको अगर और भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए, एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। न्यूमेरिकल देखिए क्या है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब क्या होगा। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस ताप है, यूरिया का विलियन है m/10 विलियन। क्या आप समझ रहे होंगे? m/10 ये सांद्रता यानी मोलरता दी हुई है। m/10 का मतलब होता है कि विलियन की मोलरता 1/10 मोल प्रति लीटर। मोलरता को लिखते हैं इस तरह से शॉर्ट में। जैसे मोलरता 1/20 है तो उसको अपन m/20 लिख सकते हैं, m/20 लिखते हैं उसको। तो ये विलियन की सांद्रता यानी मोलरता दी हुई है 1/10, और इस विलियन का हमें परासरण दाब ज्ञात करना है। अब देखिए, परासरण दाब का ज्ञात करने के लिए आपने कल कौन कौन से सूत्र देखे थे और यहाँ पर कौन सा सूत्र लग सकता है। एक तो हमने ये देखा था पाई बराबर nRT/V। एक हमने ये देखा था पाई बराबर W2RT/M2V। और एक हमने देखा था पाई बराबर CRT। यहां पर कौन सा फॉर्मूला सेट होगा? देखो, ये वाला फॉर्मूला सही लगेगा। क्यों? सी की वैल्यू दी हुई है, देखो सांद्रता 1/10। आर गैस स्थिरांक होता है, इसकी वैल्यू वैसे क्वेश्चन में दी हुई मिलती है, या अगर नहीं दी हुई मिले तो आप रख सकते हैं जो जानते हैं आप। और टी टेम्परेचर भी अपने को यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको ये टेम्परेचर नहीं रखना है, ध्यान देना है। देखो सूत्र ये लगा गया पाई बराबर CRT। देखिए वैल्यू रखता हूं मैं, C यानी सांद्रता। तो ये सबसे पहले मैंने रख दी किसकी वैल्यू? सांद्रता की वैल्यू रख दी 1/10। उसके बाद में R 0.0821 R की वैल्यू रख दी। अब रखनी है T की वैल्यू। 27 नहीं रखना है, क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है डिग्री सेल्सियस में, और टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। तो 27 डिग्री सेल्सियस को आप पहले चेंज करेंगे केल्विन में, तो ये कितने केल्विन हो जाएगा? 273 ऐड कर देना है इसमें, 300 केल्विन। तो टेम्परेचर की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 300। ये आ गया अपने पास में पाई। दोनों को गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2.4618। जो यूरिया का अपने को विलियन दिया हुआ है, उस विलियन का परासरण दाब है 2.46 वायुमंडल। यह आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब का न्यूमेरिकल। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, वो है असामान्य आणविक द्रव्यमान। असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य अणुभार या असामान्य मोलर द्रव्यमान, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। देखो ये क्या होता है, क्या नई चीज आई है। देखो असामान्य आणविक अणुभार तो अपन जानते हैं, लेकिन ये असामान्य अणुभार ये क्या होता है? जो अणुसंख्या गुणधर्म हमने पढ़े हैं, 4 अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ लिया आपने, और उसके न्यूमेरिकल्स भी देखे अपन ने। जो अणुसंख्या गुणधर्म के न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल्स में अपन ये देखते हैं कि M2 की वैल्यू अपन निकालते हैं, यानी विलेय का अणुभार ज्ञात करते हैं। ठीक है, लेकिन अपन जो विलेय का अणुभार ज्ञात करते हैं, क्या वो सही होता है? और अगर सही नहीं होता है तो वास्तव में विलेय पदार्थ का अणुभार कब अपने को सही और सटीक मान उसके प्राप्त होंगे, इसी से संबंधित ये टॉपिक। देखिए सही गणना कब होगी, M2 की सही वैल्यू आपको कब प्राप्त होगी? जब आपके पास में जो विलियन है वो राउले नियम की पालना करना चाहिए, यानी आदर्श विलियन होना चाहिए। विलियन कैसा होना चाहिए? आदर्श। विलियन तनु होना चाहिए,
विलेय पदार्थ का कोई आयनन नहीं होना चाहिए और विलेय पदार्थ का कोई संगुणन नहीं होना चाहिए। सबसे मेन चीज यही है। अगर ये होता है, आयनन होता है या फिर संगुणन होता है, तो आप जो M2 की वैल्यू निकाल रहे हैं वो सटीक वैल्यू अपने को नहीं प्राप्त होगी। तो ये आयनन और संगुणन क्या होता है ये देखिए, इसके बारे में देखते हैं। इसी से अपने को पता चलेगा असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई विलेय पदार्थ है उसको विलायक में घोल दिया, जैसे NaCl को घोल दिया मान लीजिए मैंने। अपन जानते हैं NaCl को जैसे ही जल में या किसी विलायक में घोलते हैं तो उसका आयनन हो जाता है Na+Cl-। NaCl एक ही कण है टोटल, लेकिन आयनन के बाद में इससे टोटल 2 कण बन गए। हमने विलेय पदार्थ का एक कण घोला है विलायक में, लेकिन घोलने के पश्चात उसका आयनन हो गया। क्या हो गया? उसका आयनन हो गया, उसका वियोजन हो गया, आयनन या वियोजन। और उसके परिणाम स्वरूप एक आयन से 2 आयन बन गए। या मान लीजिए आपने कैल्शियम क्लोराइड घोला है तो 3 आयन बन जाएंगे, एक Ca+2 बनेगा, 2 Cl- बनेंगे। या मान लीजिए आपने K4Fe(CN6) ये विलय कर दिया है तो इसके आयनन से टोटल 5 आयन बनते हैं, 4 K+ बनते हैं और ये एक ऋणायन बनता है। इसका आयनन इस प्रकार से होता है 4K+ और Fe(CN6-4) ये ऋणायन बनता है। यानी हम जितने मोल घोल रहे हैं उससे मोलों की संख्या बढ़ रही है घोलने के बाद में। 1 मोल घोला है उससे मोलों की संख्या बढ़ गई है, 2 हो गई है अगर 100% आयनन हुआ है तो। बाकी आयनन पर डिपेंड करता है कितना % आयनन हुआ। 1 मोल घोला है उसके 5 मोल हो गए। एक अणु था, एक अणु के 5 टुकड़े हो गए, यानी कणों की संख्या है वो 5 गुनी हो गई। तो जो वास्तव में अपन अणुसंख्यक गुणधर्म या मोलर द्रव्यमान निकालते हैं वो भी 1/5 गुना होना चाहिए। NaCl का 1 मोल घोला है, घोलने के बाद में 2 मोल हो गए, तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो भी 1/2 होने चाहिए। यह कई बार हो जाता है संगुणन। आयनन या वियोजन का मतलब होता है टूटना और संगुणन का मतलब होता है जुड़ना। और यह गुण पाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्लों में। अगर आपको कभी भी कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण दे तो उसमें ध्यान रखना हमेशा संगुणन होगा। जैसे बेंजोइक अम्ल दे दिया, एसिटिक अम्ल दे दिया, फॉर्मिक अम्ल दे दिया, अगर कोई भी अम्ल दिया है तो उसका हमेशा संगुणन होगा। जैसे मान लीजिए हमने एसिटिक अम्ल को घोल दिया, 2 अणु हमने इसके क्या कर दिए, जल में विलय कर दिए। 2 अणु जब आप जल में विलय करोगे तो जल में घोलने के पश्चात ये दोनों अणु एक जगह जुड़ करके एक ही अणु बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से जुड़ जाते हैं। ये CH3COOH का एक अणु है और ये दूसरा अणु, और ये दोनों इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा यहां से जुड़ जाते हैं। दोनों अणुओं ने मिलकर के एक ही अणु का निर्माण कर लिया है, यानी दोनों अणु एक जगह जुड़ गए। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं संगुणन, आयनन या संगुणन। तो ये होता है वास्तव में जब आप विलेय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो उस स्थिति में। तो अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म किसको कहा था अपन? किसी विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, अणुओं की संख्या। अब देखिए यहां अणुओं की संख्या 1 है, घोलने के बाद में अणुओं की संख्या 2 हो गई, यानी अणु आपने जितने घोले थे घोलने के बाद में उससे डबल हो गए। यहां पर 1 अणु आपने घोला, घोलने के बाद में अणुओं की संख्या 3 हो गई। तो सीधी सी कॉमन सी बात है, अगर अणुओं की संख्या चेंज हो रही है, आप जितने आपने विलायक में जितने अणु घोले हैं उतने अणु नहीं है, बल्कि अणुओं की संख्या चेंज हो गई। तो अब आप ये भी सोच सकते हैं, कॉमन सी बात है कि अगर अणुओं की संख्या चेंज हो रही है तो क्या उनसे जुड़े हुए जो गुण हैं वो चेंज नहीं होंगे? ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर ही डिपेंड करते हैं, क्या उन गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो भी चेंज हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। यही है असामान्य आणविक द्रव्यमान। समझ गए? असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है? असामान्य अणुभार। सामान्य तो नॉर्मल वो होता है, जैसे NaCl का अणुभार है वो तो नॉर्मल हो गया,
लेकिन NaCl को या जो भी विलेय पदार्थ है उसको विलायक में घोलने के पश्चात उसका आयनन हो गया या उसका संगुणन हो गया, अणुओं की टूट गए या अणु आपस में जुड़ गए, तो उसके बाद में उसका जो मोलर द्रव्यमान अणुभार है वो भी चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। आप जब घोल रहे हैं जिस पदार्थ को उसका अणुभार अलग है, लेकिन घोलने के पश्चात, विलय करने के पश्चात उसका जो मोलर द्रव्यमान है, अणुभार है, वो आपको अलग प्राप्त होगा। उसका आयनन या संगुणन होने के कारण उसका मोलर द्रव्यमान भी चेंज हो गया है, बदल गया है। और उसी मोलर द्रव्यमान या उसी अणुभार को हम कहते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान, या आप कह सकते हैं असामान्य अणुभार। यह है असामान्य आणविक द्रव्यमान। इसके समाधान के लिए कि जो वास्तविक अणुसंख्या गुण द्रव्यमान उनका सटीक वैल्यू कैसे ज्ञात की जाए, इसके लिए वान था नामक वैज्ञानिक ने गुणांक दिया है, वांट हाफ गुणांक। इसको अपन आई के द्वारा लिखते हैं, वांट हाफ गुणांक आई। ये क्या होता है? देखो वांट हाफ ने क्या कहा है, वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं? किसी प्रेक्षित एवं परिकलित मान का अनुपात, प्रेक्षित एवं परिकलित मान का अनुपात ही वांट हाफ गुणांक यानी आई कहलाता है। देखो सीधी सी परिभाषा, प्रेक्षित एवं परिकलित, प्रेक्षित एवं परिकलित मान का अनुपात यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण बटे परिकलित अणुसंख्यक गुण। ये इसका जो भी अणुसंख्या गुण आप निकाल रहे हैं, जैसे आप वाष्प दाब में अवनमन निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रेक्षित वाष्प दाब में अवनमन डेल पी अपॉन परिकलित डेल पी। अगर आप क्वथनांक निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रेक्षित डेल टीबी अपॉन परिकलित डेल टी। सेम ऐसे अगर हिमांक निकाल रहे हैं तो आई बराबर हो जाएगा प्रेक्षित डेल टीएफ अपॉन परिकलित डेल टीएफ। और अगर प्रासरण दाब निकाल रहे हैं तो प्रेक्षित प्रासरण दाब अपॉन परिकलित प्रासरण दाब। परिकलित या इसको आप बोल सकते हैं सैद्धांतिक। आयनन के लिए भी आप ये निकाल सकते हैं, आई बराबर प्रेक्षित मोल बटे परिकलित मोल। अब ये प्रेक्षित और परिकलित, प्रेक्षित मोल तो कौन से होते हैं और परिकलित मोल कौन से होते हैं? प्रेक्षित मोल तो वो होते हैं कि आपने जितने घोल दिए हैं, घोलने के पश्चात वास्तव में घोलने के पश्चात, जैसे मान लीजिए मैंने NaCl के 10 अणु पानी में घोल दिए और घोलने के पश्चात इसका 80% आयनन हो गया, यानी इसके 10 में से 8 मोल है वो तो टूट गए हैं Na प्लस में और Cl माइनस में, और 2 मोलों का आयनन नहीं हुआ। ये हमने घोला है और घोलने के पश्चात ये हो गया, तो ये तो है प्रेक्षित मोल। घोलने के पश्चात आयनित या संगुणित होने के पश्चात, और जो आप वास्तव में मिला रहे हैं वो हैं परिकलित। यानी आप ये लिख सकते हैं आयनन या संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या, मोल बटे आयनन या संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या, ये होता है आई। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी तक अपन ने जो वाष्प दाब में अवनमन निकाला है या क्वथनांक में उन्नयन निकाला है, प्रासरण दाब निकाला है, उसके अपने को सटीक वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि अपन ने तो ये वाली वैल्यू रखी है। जैसे आपने NaCl के 10 मोल घोले तो आप तो मोलों की संख्या 10 ही रखेंगे, लेकिन वास्तव में देखो मोलों की संख्या ये हो गई है 8, 8 और 2, यानी कुल मोलों की संख्या वास्तव में कितनी हो चुकी है? 18 मोल। जबकि आप आंसर निकालते समय वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं? 10। इसका मतलब हमने जो मान निकाले हैं अब तक अणुसंख्या गुण द्रव्य के, वो अपने को सटीक मान प्राप्त नहीं हुई। तो फिर सटीक मान कैसे प्राप्त किए जाए?
इसके लिए सीधा सा तरीका है, देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, एक तो अपन ने ये निकाला, एक दूसरा निकाला है क्वथनांक उन्नयन, एक निकाला है हमने इमांक अवनमन, और एक हमने निकाला है परासरण दाब। तो अब हम इनकी सही वैल्यू, सटीक वैल्यू किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ये देखिए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी डेल पी अपॉन पी नोट 1, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, x2 के बराबर थी। क्वथनांक उन्नयन यानी डेल टीबी, इसकी वैल्यू थी केबी एम, डेल टीएफ ये था के एफ एम, और पाई ये बराबर था सी आर टी। ये तो हमने निकाले हैं। वास्तव में वान ठाप के अनुसार सही सटीक वैल्यू कैसे ज्ञात की जा सकती है, ये जो भी फॉर्मूला आपके पास में जो भी सूत्र है उसको वान ठाप गुणांक यानी आई से गुणा कर दीजिए। ये सभी को मैंने किससे गुणा कर दिया, आई। आई अभी आपने पता कर लिया आई क्या, वान ठाप गुणांक, जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हैं प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान। जैसे अभी मैंने NaCl 10 मोल बोले थे और 18 हो गए थे ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षित मोल बटे परिकलित मोल। प्रेक्षित मोल कितने, 18 बटे परिकलित मोल कितने, 10, यानी आई का मान कितना आ गया, 1.8। तो आपको यहां पर ये आई का मान और रखना है। जो भी फॉर्मूला है उसे आप आई के साथ मल्टीपल करेंगे, आई के साथ गुणा करेंगे, तब जाकर के अपने को जो अणुसंख्या गुणधर्म है उनकी सही और सटीक वैल्यू अपने को प्राप्त होगी। जो आई है इसका मान 1 से कम भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। आई की वैल्यू 1 कब आएगी, आई की वैल्यू 1 तब आती है जब विलेय पदार्थ का न तो कोई आयनन होता है न कोई संगुणन होता है। आपने जितने मोल बोले उतने ही, आपने 20 मोल बोल दिया तो वो 20 मोल है, उसका कोई आयनन हुआ है नहीं कोई संगुणन, तो आई की वैल्यू आपको 1 प्राप्त होगी। अगर अगला ये कहे कि विलेय पदार्थ का कोई आयनन या संगुणन नहीं होता है, तो यहां पर आई की वैल्यू अपने को कितनी रखनी है, 1 रखनी है। अगला ये कहता है कि विलेय पदार्थ का आयनन होता है, आयनन होने का मतलब उसके मोलों की संख्या बढ़ रही है। आपने 10 मोल घोलने के पश्चात उससे 15 या 18 मोल हो गए, मोलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उस स्थिति में जो आई है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी प्राप्त होगी। आपको आई की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक प्राप्त होगी। और यदि संगुणन हो रहा है उस स्थिति में आई की वैल्यू 1 से कम प्राप्त होगी, क्योंकि मोल जुड़ जाएंगे उस स्थिति में। जैसे आपने 10 मोल बोल दिए, बोलने के बाद में वो आपस में जुड़ गए और जुड़ करके मान लीजिए उनके 6 मोल बन गए, यानी मोलों की संख्या में कमी हो रही है, तो आपको आई की वैल्यू कम प्राप्त होगी। आयनन हो रहा है तो आई इज ग्रेटर देन 1, संगुणन हो रहा है तो आई इज लेस देन 1, और आयनन और संगुणन कुछ भी नहीं हो रहा है तो आई इज इक्वल देन 1। और आई की वैल्यू देखो अभी मैंने आपको निकाल के बताया, आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि उसके प्रेक्षित मोल 18 थे बटे उसके परिकलित मोल, तो आई की वैल्यू अपने पास में आ गई 1.8। तो ये हो गया वान ठाप गुणांक और असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसी से संबंधित देखो एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई अपने से ये कही कि NaCl का जलीय विलयन में 40% आयनन होता है। NaCl का जलीय विलयन में कितना आयनन हो रहा है, 40% आयनन। 40% आयनन का मतलब क्या है कि अगर आपने 100 मोल घोले हैं तो उसमें से 40 मोल टूट चुके हैं। और ये देखो आपको खुद को पता करना पड़ेगा यहां पर कि NaCl जब टूटता है तो उसके कितने टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे, यानी 40 मोल तो टूट चुके हैं। 40 मोल टूट करके कितने में बदल गए, 80 में। और 60 मोल है जो अभी तक टूटे नहीं है यानी NaCl नहीं, और बाकी के 40 मोल थे वो टूट गए। टूटने का मतलब उनसे कितने बढ़ गए, 80 बढ़ गए। तो 40% आयनन होने का मतलब अगर आपने उसमें 100 मोल बोले तो अब उसमें कुल कितने मोल है, 60 तो ऐसे हैं जो आयनित नहीं हुए, और आयनित होने के बाद में जो टुकड़े बने हैं वो 80 हैं।
यानी इस समय उसमें कुल अणुओं की संख्या कितनी हो गई है? 140। आपने घोले कितने थे? 100, अब कितने हो गए हैं? 140 हो गए। कब? जब NaCl का 40% आयनन होता है तब। समझ गए? यानी आप I बराबर निकालेंगे 140 प्रेक्षित मोल यानी टूटने के बाद के मोल अपॉन परिकलित मोल यानी 100। तो I की वैल्यू आएगी 1.4। जब आप NaCl के 100 मोल बोलते हैं और उसका 40% आयनन होता है तो 1/2 गुणांक I की वैल्यू आती है 1.4। अब अपन ये जो 1/2 गुणांक है I, इसके बारे में बस आपको ये थोड़ा सा डिटेल ध्यान में रखनी है। तो एक तो असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि घोलने के बाद में जो मोलर द्रव्यमान में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा 1/2 गुणांक किसे कहते हैं? प्रेक्षित एवं परिकलित मान का अनुपात 1/2 गुणांक कहलाता है। और तीसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि अब तक अपने जितने भी फॉर्मूले निकाले उनको सबको थोड़ा चेंज करना है और उनको सबको I के साथ में गुणा करना है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल निकाले हैं वो सारे गलत हो गए। जी नहीं, वो न्यूमेरिकल तो वैसे ही रहेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल में जैसे सवाल दिया गया है तो उसमें अगर 1/2 गुणांक I के बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं तभी आपको ये, जैसे मान लीजिए आपको मैं प्राशन दाब के लिए अभी हमने एक उदाहरण लिखा था, उसमें हमने I के बारे में कहीं पर कोई चर्चा नहीं की कि यूरिया का कितना आयनन हुआ है या यूरिया का कितना संगुणन हुआ है। अगर क्वेश्चन में ऐसे चर्चा नहीं की हुई है तो आपको केवल नॉर्मल सूत्र लगाना है जो आपने पहले पढ़ा था, पाई बराबर CRT वाला। और अगर उसमें क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको ये कहता है कि इसमें यूरिया का इतना % आयनन या इतना % संगुणन होता है, हमने इतने मोल घोले थे जिसका इतना आयनन हो गया, उस स्थिति में आपको ये सूत्र लगाना है पाई बराबर ICRT। यानी पाई बराबर CRT से भी निकालेंगे आप, जब I की चर्चा ही नहीं है क्वेश्चन में कहीं पर, तो आप सूत्र ये लगाएंगे पाई बराबर CRT। और अगर आपको क्वेश्चन में I की वैल्यू दी हुई है या I की वैल्यू निकालने के लिए पर्याप्त जानकारी दी है तो आप पाई बराबर सूत्र लगाएंगे ICRT। सेम इसी तरह से जो वाष्प दाब है, क्वथनांक है, हिमांक है, उनके लिए भी आपको ऐसे निकालना है। समझ गए? यानी अब तक आपने जो क्वेश्चन निकाले थे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनमें कहीं पर I का जिक्र ही नहीं किया कि कितना पदार्थ घोला है, उसका कितना आयनन हुआ है या कितना संगुणन हुआ है, इसके बारे में अपने को कुछ नहीं बताया। तो उस स्थिति में आप केवल नॉर्मल सूत्र लगाएंगे, डेल TF बराबर KF इंटू M। I को अपने को यहां पर पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। I केवल तभी पुट करेंगे जब क्वेश्चन में इसके बारे में डिटेल दी हुई हो, अपने को इसका मान दिया हो। तो ये जो 1/2 गुणांक है इसका मान किस प्रकार से दिया हुआ रहता है, इसका आयनन के साथ में और संगुणन के साथ में क्या संबंध होता है, ये पढ़ेंगे अभी हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कि जो 1/2 गुणांक है उसका आयनन की मात्रा के साथ क्या संबंध है और 1/2 गुणांक का संगुणन की मात्रा के साथ में क्या संबंध है। सॉल्यूशन जो दूसरा चैप्टर चल रहा है उसका ये लास्ट टॉपिक होगा अपना 1/2 गुणांक का आयनन की मात्रा और संगुणन की मात्रा के साथ में संबंध। अगले वीडियो में लगभग चैप्टर समाप्ति की ओर होगा, कंप्लीट होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि लगातार इसकी स्टडी करते रहें। चैप्टर कंप्लीट होने वाला है तो इसके बाद में इसकी जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो सभी आप सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद।